गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आप लोगों का बिजनेस स्टडी टीचर। जैसे कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी सैंपल पेपर डिस्कशन की, और हमने सैंपल पेपर 2 स्टार्ट कर रखा था अपना, और उसमें हमने 16 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे। अब ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम आज के नेक्स्ट जो है 7 से 8 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ताकि हम इस सैंपल पेपर को एटलीस्ट 3 क्लासेज में और मैक्सिमम 4 क्लासेज में क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। हम जब इस पेपर को करते हैं तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगे, आपको चीजें समझ में आ रही हो, तो इस चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, ताकि उन बच्चों तक ये क्लासेस पहुंच सकें जिन्होंने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है या जिन्होंने अभी तक रिवीजन करना स्टार्ट नहीं किया है। डेफिनेटली दिस क्लास विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। चलिए, देखिए, क्लास में बीच में अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। और क्लास के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपना लिंक। होप सो आपको ये बातें जो है दिखाई दे रही होंगी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को साथ साथ नोट भी करें, ताकि एक अच्छे नोट्स आपके साथ साथ बन जाए, सैम्पल पेपर रिवाइज आपके नोटबुक में एज इट इज रिकॉर्ड किया जा सके, आपके द्वारा आपकी लैंग्वेज में लिखा जा सके। चलिए, हम लोगों ने अब तक जो डिस्कशन कर लिया था इसके अंदर, वो क्या डिस्कशन कर लिया था। हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि हमारे एग्जाम में कुल कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, राइट। टोटल 34 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि 34 क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आते हैं, और 80 नंबर का पेपर हमारा आता है, जिसमें से 20 नंबर हम अलग से और ऐड करते हैं, वो हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं, वाइवा प्लस प्रैक्टिकल फाइल के साथ। तो हमारे जो क्वेश्चन हैं उनमें से 16 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए थे वो इस प्रकार से हैं, 16 क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसके आधार पर हमारे पास 4 बेसिकली क्वेश्चन दिए गए हैं, 17 से 20, जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, हल्दी भाई ए स्मॉल शॉपकीपर इन बीकानेर, राइट। राजस्थान यूज टू सेल द फेमस भुजिया सेव, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं भुजिया सेव के नाम से। इट वाज ए क्विक सेलिंग प्रोडक्ट। क्विक सेलिंग अगर कोई प्रोडक्ट है तो इसका मतलब उसकी काफी डिमांड है मार्केट के अंदर, फॉर लोकल्स एंड फॉरेन टूरिस्ट। हिज सेकंड जनरेशन, उससे जो हल्दी भाई है उसकी सेकंड जनरेशन, इट मींस देयर सन्स एक्सपेंडेड द बिजनेस एंड गोट हल्दी भाई की भुजिया रजिस्टर्ड विद द कंसर्न अथॉरिटीज। इट मींस उन्होंने भुजिया सेव को एज ए हल्दी भाई की भुजिया के नाम से रजिस्टर कराने के बारे में मतलब सोचा है, वो बिजनेस को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। ग्रेजुअली द ब्रांड ऑफर्ड, वो जानते हैं कि जो ब्रांड होता है वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम उसके अंतर्गत निकाल सकते हैं, लाइक नमकीन है, स्वीट्स है, बेकरी आइटम्स है, एटसेट्रा। However, Bhujia Sev remained the most popular product of the brand, creating maximum revenue. लेकिन अभी भी जो भुजिया सेव है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ब्रांड था उनका, जिसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे थे। हल्दी भाई की भुजिया offered the products at the competitive prices, even while offering customer services like gift packaging and free home delivery. देखिए, जो भुजिया सेव थी उसका जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हल्दी बाई की भुजिया के नाम से, वो उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लोगों को जो ना ऑफर किए, इवन तो उन्होंने उनके साथ गिफ्ट पैकेजिंग भी दी और फ्री होम डिलीवरी भी प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, टू बिकम ए हाउस होल्ड आइटम और नेम, ताकि लोगों के नाम पर यानी लोगों की जुबान पर ये नाम आ जाए। नाउ इट हैज वर्चुअली बिकम ए सिनोनियम ऑफ भुजिया सेव। अब ये जो है मार्केट के अंदर एक बिल्कुल वर्चुअली दूसरा नाम हो गया था कि जो भुजिया सेव हो वो हल्दी बाई की भुजिया है। सो मच सो द पीपल आस्क फॉर हल्दी बाई की भुजिया, और लोगों ने जो है ना भुजिया सेव की जगह अब क्या मांगना स्टार्ट कर दिया था, हल्दी बाई की भुजिया। हल्दी बाई की भुजिया हैज डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया, और उन्होंने इसने काफी बड़ा नेटवर्क जो है ना अपना डेवलप कर लिया था, नॉट इन इंडिया इवन दो अब्रोड, बाय सेटिंग अप रिटेल आउटलेट्स एंड रीचिंग आउट टू कस्टमर्स थ्रू इंटरनेट सेलिंग, राइट। और ये केवल जो है ना रिटेल आउटलेट्स और कस्टमर को जो है ना प्रोडक्ट को वाया इंटरनेट के द्वारा बेचने से ही पॉसिबल हो पाया। प्रमोशन ऑफ द ब्रांड had always been low profile till the increase in competition pushed it to hire the services of a professional advertising agency and some Precision Private Limited of for promoting the product
on the advice of Sampreshan Private Limited, Haldi Bai Ki Bhujia has also worked upon the managing public relations opinions by developing relations with the masses through sponsoring cultural, sporting events, maintenance of the public parks, etc. Right? तो अब देखो कि सिर्फ कमी थी तो क्या थी कि जो प्रमोशन है ना वो हमेशा उनका लो प्रोफाइल था, उन्होंने इसको भी बढ़ाने की कोशिश की और एक संप्रेषण प्राइवेट लिमिटेड के तहत प्रोडक्ट की प्रमोशन स्टार्ट की और संप्रेषण प्राइवेट लिमिटेड की एडवाइस पर हल्दी बाई की भुजिया ने जो है ना पब्लिक के साथ रिलेशंस भी डेवलप करने स्टार्ट किए थ्रू द कल्चरल और स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क्स एटसेट्रा। तो इन सब के तहत देखते हुए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखते हैं क्या है। His second generation expanded, question number 17 है हमारा। His second generation expanded the business and got Haldi Bhai Ki Bhujia registered with concerned authorities. With reference to given text, Haldi Bhai Ki Bhujia is a blank, giving it legal protection against इट यूज बाय एनीवन एल्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन को समझने से पहले मैंने आपको बताया था कि आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई केस स्टडी आप पढ़ते हैं तो उस केस स्टडी का आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से वो ली गई है। तो अगर ये केस स्टडी अगर हम देखें तो किस चैप्टर से ली गई है केस स्टडी, बेसिकली ये ली गई है मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट नंबर 11 से। यूनिट नंबर 11 जो है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट MM, उस चैप्टर से हमने केस स्टडी उठाई है और उस केस स्टडी के बेस पर ये क्वेश्चन हमसे रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जैसे कि हमने पढ़ा, ही सेकंड जनरेशन एक्सपेंडेड द बिजनेस एंड गॉट हल्दी भाई की भुजिया रजिस्टर्ड विद कंसर्न्ड अथॉरिटीज विद रेफरेंस टू गिवन टेक्स्ट हल्दी भाई की भुजिया इज ए which blank given to a legal production। तो अगर हम इसमें देखें तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू इज बेसिकली ए फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ए ब्रांड। ये क्या होती है, हमारी फाइनेंशियल वैल्यू होती है किसी ब्रांड की। तो ये हमारा एक मतलब ब्रांड जो वो रजिस्टर्ड होता है तब हम मानते हैं। दूसरा है हमारे पास हल्दी भाई की भुजिया, एक क्या बन गया हमारा यहाँ पर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, हम अगर देखें तो क्या होता है, ये रजिस्टर्ड नेम। और उन्होंने क्या किया है, भुजिया सेव को हल्दी बाई की भुजिया के नाम से क्या किया है, रजिस्टर्ड किया है। तो एक रजिस्टर्ड नेम बन गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रेडमार्क। इसके अलावा ट्रेडमार्क जो है कोई वर्ड नहीं है हमारे पास। ब्रांड मार्क जो है वो क्या होता है, जो हमारा पार्टिकुलर ब्रांड है उसका क्या सिंबल है हमने बेसिकली लिया है, या लोगो, पार्टिकुलरली ब्रांड लोगो क्या है हमारा, उसको हम ब्रांड मार्क बोल देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हल्दी भाई की भुजिया offered its products at competitive prices even while offering customer services like gift packaging and free home delivery to become a household name. Identify the factor affecting the elements of marketing mix being discussed above। देखिए मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स में हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये 4 पॉइंट हम जो है ना इंक्लूड करते हैं। इट मींस 4 P's हम शामिल करके चलते हैं। 4 P's बोलते हैं इनको, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब इनमें से हमने कौन सा मार्केटिंग मिक्स मेथड यहाँ यूज किया है। देखिए प्रोडक्ट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, प्लेस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइस के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रमोशन के बारे में, प्रोडक्ट की प्रमोशन के बारे में। वो कैसे कर रहे हैं, बाय प्रोवाइडिंग द फ्री होम डिलीवरी एंड गिविंग द गिफ्ट पैकेजिंग, राइट। गिफ्ट पैकेजिंग और फ्री होम डिलीवरी देकर वो प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं। तो बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, मेथड ऑफ प्रमोशन यूज कर रहे हैं। तो मार्केटिंग मेथड्स जनरली आर टू बी यूज्ड हियर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसका, मार्केटिंग मेथड्स आर यूज्ड हियर। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्ट कॉस्ट, extent of competition in the market, these are not the part of our marketing mix। marketing methods जो है वो हमारा मार्केटिंग मिक्स का एक पार्ट बनता है। इनके अलावा जो मैंने आपको बताई दिए प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन हम इसमें शामिल करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है, हल्दी भाई की भुजिया, हल्दी भाई की भुजिया हैज डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय सेटिंग अप रिटेल outlets and reaching out to the customer through internet selling। Identify the decision related to element of marketing mix
बीइंग डिस्कस्ड अबव, बीइंग डिस्कस्ड अबव, जो ऊपर डिस्कस किया गया है ना, उसमें से आपने इसमें निकालना है मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट के दौरान। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समझते हैं एक बार क्या है दोबारा से, कि हल्दीबाई की भुजिया ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डेवलप कर लिया था, ना केवल लोकल मार्केट में बल्कि अब्रॉड में भी, बाय सेटिंग अप द रिटेल आउटलेट्स एंड यूजिंग द इंटरनेट, राइट। तो हमें यहाँ क्या डिसीजन लेना है, आइडेंटिफाई द डिसीजन रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड जो एलिमेंट है उसके बारे में हमें यहाँ डिस्कशन करना है। तो मैंने बताया एलिमेंट कौन कौन से हमारे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब इनमें से हमें देखना है कि कौन सा यहाँ हमारा पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ एस्टेब्लिश्ड होता है। तो पहला पॉइंट उन्होंने दिया है स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी। हम यहाँ टाइम यूटिलिटी की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। टाइम यूटिलिटी जनरली कहाँ क्रिएट होती है, जहाँ बेसिकली हम वेयर हाउसेज का यूटिलाइजेशन करते हैं। रिगार्डिंग द चैनल्स और यूजिंग इंटरमीडियरीज, हाँ ये हमारा एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्लेस के बारे में, कि प्रोडक्ट को हमने एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया है। तो रिगार्डिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और यूजिंग इंटरमीडियरीज की हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ, राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड बी। वन रिगार्डिंग ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। बोथ ए एंड बी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले वाला जो है हमारा बेसिकली वेयर हाउस से रिलेटेड वर्ड कंसेप्ट है। तो बोथ ए एंड बी हमारा हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या है, इसका राइट आंसर कंसिडर किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द सेम पैराग्राफ। On the advice of Sampreshan Private Limited, Haldibhai Ki Bhujia has also worked upon managing public opinion by developing relation with masses through sponsoring cultural and sports activity, maintenance of public park and etc. Name the department in the organization which is generally responsible for performing the above important task of managing public ओपिनियन। तो हमें इसमें से पर्टिकुलरली ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि संप्रेषण प्राइवेट लिमिटेड ने एडवाइस दी कि हल्दीबाई की भुजिया को लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस भी बनाने चाहिए, उसके लिए उनको या तो कोई कल्चरल या कोई स्पोर्टिंग इवेंट जो है या पब्लिक पार्क की मेंटेनेंस वगैरह जो इनके ऊपर फोकस करना चाहिए, और आपको उस डिपार्टमेंट का नाम बताना है जो जनरली इस प्रकार के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है ये देखते हैं। पहला ऑप्शन है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। डेफिनेटली हम प्रोडक्ट की जो है क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पर थ्रू द पब्लिक, क्रिएटिंग द पब्लिक इमेज। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बाकी और भी एक बार जो है पढ़ लेते हैं, क्या पता एक से ज्यादा आंसर हमारे हो जाए। एनी ऑफ द अबव यहाँ गिवन दिया है ऑप्शन में। A separate department created in the firm for the purpose, right? For the same purpose एक डिपार्टमेंट जिसको हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही बोल देते हैं। एन आउटसाइड एजेंसी, आपने 11th में पढ़ा होगा बीपीओ सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज, केपीओ सर्विसेज है ना, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज। तो हम किसी आउटसाइड एजेंसी की भी मदद ले सकते हैं इसके लिए। तो डेफिनेटली हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, एनी ऑफ द अबव ही हमारा राइट आंसर कंसिडर किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कहता है ये देखते हैं। AVM Limited set up its electrical appliances manufacturing factory in a backward area of हिमाचल प्रदेश। देखिए जब भी कोई केस स्टडी पढ़ते हैं तो मैं आपको ये सजेशन यहाँ और भी देना चाहूंगा कि आपको केस स्टडी पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन को भी रीड कर लेना चाहिए। अगर क्वेश्चन ऐसा हुआ कि जो डायरेक्ट अंडरस्टैंडेबल है तो क्वेश्चन केस स्टडी को पढ़ने के बाद उसका आंसर देना हमारे लिए आसान हो जाता है। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, दैट लीड टू प्रोसीजरल डिले, लीड टू प्रोसीजरल डिले and because of which the company could not get the advantages of procuring raw material at cheaper rates. It means ये केस स्टडी इससे बेस है और इसमें एक सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपको उस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है जो लीड टू प्रोसीजरल डिले, यानी कि जिसकी वजह से काम जो थोड़ा लेट हो जाता है। अब ऐसे अगर बात की जाए बिना केस स्टडी को अगर मैं डिस्कस की आपसे बात करूं तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन
एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में से कोई हमें एक आंसर यहाँ ऑप्ट करना है। अगर हम बात करें किसी एक आंसर को ऑप्ट करने की, तो सीधी सी बात है प्रोसीजरल डिले जो होगा वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही होगा, क्योंकि इनफॉर्मल तो एक ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन की तरह होता है, जिसमें बातें या कोई भी जो डिस्कशन होता है बहुत तेजी से फैलता है, लोगों के बीच में बात बड़ी तेजी से शेयर हो जाती है। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें एक सेट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप होता है हायर टू लोअर तक, लोअर टू अपर तक, राइट। तो ये जो केस स्टडी मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन के बेस पे, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड है। फिर भी हम एक बार केस स्टडी पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसके लिए। क्या पता कोई नेगेटिव क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछ लिया गया हो। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, एवीएम लिमिटेड ने एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बैकवर्ड एरिया हिमाचल प्रदेश में एस्टैब्लिश की है, वेयर सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड लेबर इज अवेलेबल एट चीपर रेट। जहां पर सब्सिडीज भी देती है गवर्नमेंट और लेबर जो है वो चीपर रेट पर अवेलेबल है, यानी कॉस्ट भी कम आएगी। एवीएम लिमिटेड वाज एबल टू प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट, देयर बाय जनरेटिंग इनफ प्रॉफिट्स इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। पहले साल में तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया लो कॉस्ट पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके। इट वाज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज वर क्लियरली डिफाइंड। ये केवल किसका इंपैक्ट था कि जो एरिया था, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी, वहां पर अथॉरिटीज की लिमिट्स लगाई गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज को क्लियरली डिफाइन किया गया था, एंड द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स वर कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड। और जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज थी उनको भी प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट किया गया था। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ कंपनी आल्सो केम टू नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट चीपर रेट फ्रॉम ए वेंडर। और प्रोडक्शन मैनेजर था ना, उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल थी कि प्रोडक्ट उसको सस्ते रेट पर एक वेंडर से मिल रहा था। फॉर दिस ही रोट ए लेटर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और इसके लिए उसने क्या किया, एक मैनेजिंग डायरेक्टर को लेटर लिखा फॉर गेटिंग सैंक्शन, और उस लेटर को सैंक्शन करने के लिए कि भाई वो सैंक्शन करे ताकि वो चीप रेट पर रॉ मटेरियल परचेज कर सके। बट बिकॉज ऑफ द प्रोसीजरल डिले इन गेटिंग दिस सैंक्शन and procuring funds from the finance manager, the order could not be placed। लेकिन प्रोसीजर डिले क्या हुआ कि एक फॉर्मल वे हमने जो अडॉप्ट किया, यहाँ पर फॉर्मल वे अडॉप्ट करने पर हुआ क्या कि जवाब आने में काफी समय लग गया, है ना। जवाब आने में काफी समय लगे तो उसका रिजल्ट क्या रहा कि इतने में वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई जहां से मेरा मटेरियल सस्ते दाम पर मिल रहा था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दोबारा से क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड टू प्रोसीजरल डिले एंड बिकॉज ऑफ व्हिच द कंपनी कुड नॉट गेट द एडवांटेज ऑफ प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एट चीपर रेट। तो यहाँ अगर बात की जाए तो अब सीधा सीधा सा हमें पता लग गया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था, क्योंकि वहां पर क्या थे, अथॉरिटीज एंड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड की गई थी, और जो डिपार्टमेंट्स में आपस में क्या था, कोऑर्डिनेशन था और इंटीग्रेटेड थे। बिना एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेशन किए वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा यहाँ क्या रहेगा, इसका बेस्ट सूटेड आंसर रहेगा। और स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड इन ए अबव अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द अबव केस। और इसके अलावा आपको उन एडवांटेजेस के बारे में बताने जो ऊपर डिस्कस्ड किए गए हैं उनको छोड़कर, राइट। क्योंकि ऊपर क्या क्या डिस्कशन हुआ है कि भाई लिमिट अथॉरिटी में थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स थी, कोऑर्डिनेटेड थे, इंटीग्रेटेड थे। इनके अलावा हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बेसिकली वो एक प्रकार का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर अगर बात की जाए एडवांटेजेस की, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब वो क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, यूनिटी ऑफ कमांड को जो है ना वो फॉलो करते हैं। क्योंकि एक एडवांटेज इसने पूछा है तो आप एक एडवांटेज ये भी यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर यूनिटी ऑफ कमांड एक सेट पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। दूसरा अगर बेनिफिट देखा जाए तो वहां किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है कि भाई कौन काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, सब क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और उसको हमें यहाँ डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है होता क्या है, और साथ ही साथ फिर दूसरा जो एडवांटेजेस बताना, तो उन एडवांटेज को अपने यहाँ पर फाइंड आउट करके वो एडवांटेजेस यहाँ डिस्कस करने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है हमें, रेनबो एयरवेज अर्न्स ₹0.90 per share in a
नो डेट सिचुएशन, यानी कि नो डेट सिचुएशन, यानी नो डेट सिचुएशन का मतलब है कि हमने किसी प्रकार का कोई डेट कंपोनेंट यूज नहीं कर रखा, हमारा सारा पैसा इक्विटीज के थ्रू लगा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में हमें ईपीएस जो होता है, अर्निंग पर शेयर जो होता है, वो कितने रुपए होता है, 0.90। विद द इंक्लूजन ऑफ डेट ऑफ ₹5 lakh, its earning per share means EPS rose to 1.20. As the debt increases ₹10 lakh, the EPS rises to 1.30. Annu purchased share of Rainbow Airways in physical form in 2002. She now wants to convert the physical share सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यहाँ देखिए दो कंसेप्ट हमें बेसिकली यहाँ डिस्कस किए गए। एक तो फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट यहाँ लिया गया है, जो लास्ट वाला पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू कि अन्नू ने कुछ शेयर परचेज कर रखे थे, वो हमारा कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, फाइनेंशियल मार्केट से बिलोंग करता है, राइट। और जो पहले वाला जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 9, यूनिट नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट 9 है ये हमारी, उसमें से क्वेश्चन का पार्ट दिया गया है। और ये यूनिट हमारी कौन सी है, 10, ये उसमें से हमें एक पार्ट दिया गया है, राइट। तो दोनों क्वेश्चनों को मिक्स करके दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन भी हम बोल देते हैं जनरली। तो मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो अलग अलग क्वेश्चन ही जनरली पूछते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ डेट एंड रिटर्न अर्न ऑन फंड्स एम्प्लॉयड वेयर द कंपनीज ईपीएस राइजेस विद द हायर डेट। देखिए अगर इसके बारे में हम बात करूं तो मैंने आपसे ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आइए एक बार मैं ले चलता हूं आपको उस क्वेश्चन पर, जिसमें मैंने आपको कंडीशंस दी थी दो ROI से रिलेटेड, राइट। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल लीवरेज इज कोल्ड फेवरेबल इफ, कब होगी फेवरेबल। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है वो डेट प्लस इक्विटी का क्या होता है, मिक्सअप होता है। डेट प्लस इक्विटी का क्या होता है, ये मिक्सअप होता है। और मैंने कंडीशन बताई कि जब ROI हमारा कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा हो और कॉस्ट ऑफ डेट एक डिडक्टेबल एक्सपेंस काउंट किया जाता हो, तो हमारा जो है कंसेप्ट अप्लाई होता था फाइनेंशियल लीवरेज का। और वहां पर बेसिकली हम क्या करते हैं, ज्यादा ईपीएस अर्न करते हैं, हमारा अर्निंग पर शेयर क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। तो ये जो सिचुएशन है ये इसी प्रकार की सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर जो है 22 के अंदर हमारी, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या सिचुएशन दी गई है। कह रहे हैं कि जब कोई भी डेट नहीं था, कोई भी डेट नहीं था, तो उस कंडीशन में हमारा ईपीएस कितना था, 0.90। जब हमने 5 लाख रुपए की डेट बढ़ाया तो ईपीएस बढ़कर कितना हो गया, 1.20। और हमने 10 लाख कर दिया इसको तो ये बढ़कर कितना हो गया, 1.30। इट मींस जैसे जैसे डेट कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं अपनी इक्विटीज कैपिटल के साथ, तो हमारा ईपीएस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ईपीएस इंक्रीज अगर होता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, फेवरेबल है। और फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या है, डेट प्लस इक्विटी कंपोनेंट का हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और ये कब करते हैं, जब हमारा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो, ग्रेटर देन हो, किससे, कॉस्ट ऑफ डेट से। और ये ऐसा है इसीलिए तो हमारा ईपीएस बढ़ रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या है साथ में, कि एक डिडक्टेबल एक्सपेंस भी होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो टैक्स हम पेड, इंटरेस्ट जो पेड करेंगे वो हमारा टैक्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, राइट। डिडक्टेबल एक्सपेंस भी माना जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर हम इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे, मैंने इसका नाम बताया था कि हम इसे क्या बोल देते हैं, ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट, ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट। तो ये ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट के नाम से जाना जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट पूछा गया है वो कौन सा, हमारा ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट। रिलेशनशिप क्या बताया गया है कि जैसे जैसे हमारा डेट्स इंक्रीज होगा हमारा जो ईपीएस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कम जो कंसर्न्ड जो कंसेप्ट है ईपीएस के रिगार्डिंग वो क्या है, ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट, राइट। इसके अंतर्गत हम ये डिफाइन करते हैं जैसे जैसे उधार के पैसे को हम अपनी इक्विटी के साथ यूज करते हैं तो एक पार्टिकुलर लिमिट जब तक कि ROI ग्रेटर देन है कॉस्ट ऑफ डेट से और डिडक्टेबल एक्सपेंस के तौर पे काउंट किया जाता है इंटरेस्ट पेएबल ऑन डेट्स, तो ये हमारी क्या करता है, ईपीएस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसके अंदर, नेम and define the process to convert the physical share certificate into electronic form and vice versa। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसके थ्रू हम अपने जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था, हमने देखा था, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन, सॉरी, डीमेटलाइजेशन,
क्या बोलते हैं इसको, डीमेटलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी, डीमेटलाइजेशन कहलाती है, डीमेटलाइजेशन। डिमेटलाइजेशन, डीमेट अकाउंट खुलवाकर हम अपने फिजिकल सर्टिफिकेट को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसके अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि भाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को अगर फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम किस प्रोसेस को यूज करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं रीमेटलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, रीमेटलाइजेशन। ठीक है, आपको इस प्रोसेस को यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है, डीमेटलाइजेशन की प्रोसेस को क्या करना है, डिफाइन करना, राइट। चलिए इसके अंदर हमें और में क्वेश्चन दिया गया है, और का क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेते हैं एक बार। डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बेसिस। ये जो कुछ बेस दिए गए हैं, इन बेसिस के आधार पर आपको करना क्या है, आपको डिफाइन करना है जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उनमें जो मार्केट या मनी मार्केट जो है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो बेसिस क्या है, सबसे पहला पार्टिसिपेंट। अगर हम बात करें पार्टिसिपेंट की तो कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर पार्टिसिपेंट बेसिकली होते हैं। अगर मैं पार्टिसिपेंट की बात करूं तो जितने भी बैंक हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दीज आर द पार्टिसिपेंट ऑफ आवर कैपिटल मार्केट, राइट। और यही जो है पार्टिकुलरली अगर बात की जाए, जैसे आरबीआई है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट सॉरी मनी मार्केट के क्या माने जाते हैं, इंटरमीडियरी या पार्टिसिपेंट माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड की, इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड की, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड में बेसिकली यहाँ तो हम क्या बात करते हैं, कैपिटल मार्केट के अंदर हम बात करेंगे शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, या किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल एसेट जो कि लॉन्ग टर्म हो, फाइनेंशियल एसेट, उसके बारे में हम बात करेंगे। जबकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो सीपी कॉमर्शियल पेपर्स, सीएम कॉल मनी, ठीक है, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनके बारे में हम बेसिकली यहाँ बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट आउटले, जो कैपिटल मार्केट होती है उनमें जब हम शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका डिनोमिनेशन प्राइस होता है 10 रुपए ना, 100 रुपए या मैक्सिमम 1000 रुपए, बट जैसा भी डिनोमिनेशन फेस वैल्यू है एक शेयर की, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट आउटले बोलते हैं। जबकि इनमें कैपिटल मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आउटले की अगर बात की जाए तो यहाँ आउटले थोड़ा बिग अमाउंट का होता है, बड़ी अमाउंट का होता है, जैसे 25,000, 50,000, 75,000, इस तरीके के अमाउंट में हम यहाँ बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको इसका डिफरेंस ही जब देना है तो आप कैसे डिफरेंस देंगे, यू विल मेक अ टेबल। ध्यान रखिएगा, अपना टेबल के डिफरेंसेस नहीं देंगे, टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आप लोग क्या लिखेंगे, बेसिस लिखेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, और उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ बेसिस लिखते हुए डिफरेंसेस देने हैं। तो यहाँ पर आप बेसिस लिखेंगे, एक बेस, दूसरा, तीसरा, सो ऑन, राइट। यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट में और डिस्कस कर देता हूँ। देखिए कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट बेसिकली क्या है हमारे, दीज आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, यूनिट नंबर 10 में। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो समझें थोड़ा सा। इसके अंदर दो प्रकार की मार्केट होती है, एक तो कैपिटल मार्केट, एक मनी मार्केट। जब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की तो उसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में। देखिए मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमसे कई बार क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, या फिर डिफाइन द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, या डिफाइन द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। ये क्वेश्चन हमसे बेसिकली यहाँ पर और पूछे जा सकते थे, ऐसे क्वेश्चन हमारे यहाँ बन सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, एक्सप्लेन हाउ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन, कंट्रोलिंग कैसे मदद करती है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स में। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जब हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद करती है, क्योंकि उसके थ्रू हम क्या करते हैं, बेसिकली उसके थ्रू हम ये करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फिक्स की थी, उन दोनों के बीच में गैप करते हैं, देखते हैं, उन गैप्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, अगर कहीं कमी होती है तो उनको सुधारते हैं ताकि हम अपने गोल्स को प्रॉपर्ली क्या कर सके, अचीव कर सकें। और अगर बात करते हैं जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड की, तो सेम प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करते हैं, जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है
और जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उनके बीच में जो डेविएशंस आते हैं उन डेविएशंस को हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किए थे वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो उन स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, ताकि हम इजिली क्या कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो आप इनके बारे में शॉर्ट नोट देखेंगे। डिटेल में आप लिखने के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि बेसिकली जो बातें इसमें आपने लिखनी है वो बातें आपको कहाँ से लिखनी है, अपने बुक के थ्रू रीड करके लिखनी है। यहाँ पर आप इस बात को फोकस करें कि जब अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होता है उसका मतलब सिंपल सा क्या होता है कि जो काम हमने फिक्स किया था उनको हम टाइमली अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस बात की जजमेंट करना। और जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड में आने वाले डेविएशंस है वो डेविएशंस क्यों आए उनका फाइंड आउट करना और उनके अकॉर्डिंगली डिसीजन से लेना, करेक्टिव मेजर से लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारी एक केस स्टडी है। आइए केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। और मैंने आपको बताया था जब भी आपके सामने कोई बड़ी केस स्टडी दिखाई दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको ये आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन इस केस स्टडी पर बेस्ड है या डायरेक्ट क्वेश्चन है या हम इसका इजिली आंसर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और क्वेश्चन जब माइंड में सेट हो जाता है ना तो उससे एक फायदा और भी मिलता है आपको। क्या फायदा मिलता है कि आप जब केस स्टडी पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते आपको उसका आंसर आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन इग्नोर्ड बाय मीता, आल्सो एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो ये सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, हमारा केस स्टडी पर बेस्ड है। हमें केस स्टडी पढ़नी ही पड़ेगी, बिना केस स्टडी पढ़े हम ये कंसेप्ट यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बेसिकली जब हम एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ हमारा 3 प्रकार के एस्पेक्ट्स हम इसमें डिस्कस करते हैं, राइट। इनको कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट भी बोल देते हैं। एक तो प्रोसेस, एक एफिशिएंसी और एक इफेक्टिवनेस। ठीक है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड प्रोसेस, ये 3 कंसेप्ट हैं। अगर कोई इग्नोर किया गया होगा तो इन 3 में से यहाँ बेसिकली क्या किया गया होगा, इग्नोर किया होगा। आइए स्टडी करते हैं केस स्टडी के बारे में। क्या केस स्टडी कहती है, मीता हैज ए सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस एट बीकानेर नेमली स्मार्ट फ्लेवर्स। ठीक है, मीता एक सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेसमैन है बीकानेर में और स्मार्ट फ्लेवर के नाम से उसकी आइसक्रीम बिकती है। हर आइसक्रीम्स आर utterly delicious, बहुत ही स्वादिष्ट उसकी आइसक्रीम होती है। She makes ice cream from fresh milk and same are very available at in a wide range of flavors। यहाँ तक अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि मैनेजमेंट कंसेप्ट कोई निकल कर हमारे सामने आ रहा है। यहाँ जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है मीता के बारे में, मीता है क्या और मीता करती क्या है, राइट। सी सेट्स वाइबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, उसने अपने बहुत सारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। वर्क विद द सेम इन माइंड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द कस्टमर विल कम बैक फॉर परचेजिंग, राइट। हैविंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, हर बिजनेस वाज डूइंग वेल। To earn higher profits, she started cutting cost, उसने लागत को क्या करना शुरू कर दिया, कम करना शुरू कर दिया, ताकि ज्यादा वो प्रॉफिट कमा सके और एक सोसाइटी को एक मतलब प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट कम रेट पर भी अवेलेबल हो सके, ऐसा भी आप यहाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स के अलावा यहाँ पे ये भी बात रखी गई है कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव को वो ना फुलफिल करना चाह रही है, तो सोसाइटी को एक सस्ता प्रोडक्ट देना चाह रही है। बाकी देख लेते हैं, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ प्रोसेस, इफेक्टिव और एफिशिएंसी के केस में। दिस वुड sometimes lead to delay in delivery and the ice cream was not reaching the market in time। ये देखिए, कॉस्ट कटिंग के बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है साथ में कि आइसक्रीम इस कम लागत में बनाने के चक्कर में वो समय पर नहीं पहुंचा पा रही हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम the demand for her ice cream declined and because of its competitors entered the market, she lost some of her market share of competitors, right? At the beginning of summer season, she got back-to-back orders for supply of 4,000 ice cream pack of different flavors for special occasions. To ensure the task was completed and order delivered in time, she hired एडिशनल वर्कर्स, उसने एडिशनल वर्कर्स क्या कर लिए, हायर कर लिए। शी वाज thus able to produce and deliver the ice cream packs but at a higher production cost। तो अब हुआ क्या, पहले तो उन्होंने इसने क्या किया कि लागत को कम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो टाइम पर प्रोडक्ट नहीं दे पा रही थी। अब हुआ क्या, प्रोडक्ट टाइम पर देने लग गई
तो लागत ज्यादा आने लगी। तो बेसिकली जो कंसेप्ट इग्नोर हुआ अब इससे, वो क्या हुआ कि कॉस्ट को उसने इंक्रीज कर लिया। While completing activities and finishing the given task for achieving goals, Mita realized that she was ignoring one of important aspects of management. Now you have to define कि वो कौन सा aspect है। अब हम बात करते हैं अपने इन 3 कंसेप्ट के बारे में, राइट। ये 3 कंसेप्ट हमने यहाँ लिखे हैं। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ए सेट ऑफ वेरियस फंक्शंस, जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कोई बात यहाँ डिस्कशन में आई नहीं है। फिर हमने बात की थी एफिशिएंसी या इफेक्टिव के बारे में। कोई भी एक लिख लें आप। अगर मैं इफेक्टिव लिख लेता हूँ तो इफेक्टिव लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं इफेक्टिवनेस, और यहाँ लिख लेते हैं एफिशिएंसी, राइट, एफिशिएंसी। देखिए अब बात करते हैं इन 2 कंसेप्ट की। तो इफेक्टिव और एफिशिएंसी, समटाइम्स मैंने देखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफेक्टिव में मैं कॉस्ट को कंसीडर करूं या टाइम को कंसीडर करूं, और एफिशिएंसी में मैं कॉस्ट को कंसीडर करूं या टाइम को कंसीडर करूं। तो देखिए एक बार मैं फिर से लिखता हूं, और लिखते लिखते इसको बोलना आप लोग अपने साथ। मैं लिख रहा हूं इफेक्टिव, आप बोलेंगे साथ में क्या? इफेक्टिव, इफेक्टिव, राइट। दूसरा वर्ड फिर आप लिखें एफिशिएंसी, और उसको बोलें एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। क्या आपको डिफरेंस नजर आया? देखिए जब मैं इफेक्टिव बोलता हूं तो ट्यूब पर आप फोकस करें, और जब मैं एफिशिएंसी बोलता हूं तो एफिशिएंसी पर फोकस करें। हियर सी वर्ड इज गिवन एफिशिएंसी एंड टी वर्ड इज गिवन रिगार्डिंग टू टाइम। टी फॉर टाइम, सी फॉर कॉस्ट। ध्यान रखिएगा आप लोगों, आपको इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना। अब यहाँ पर हुआ क्या है, कौन सा कंसेप्ट हमारा मिस हुआ है? अगर हम बात करें तो कॉस्ट जो है उसकी बढ़ गई है। तो कौन सा कंसेप्ट मिस किया उन्होंने? एफिशिएंसी कंसेप्ट को यहाँ पर मिस किया। इससे पहले अगर बात करते हैं तो कौन सा कंसेप्ट मिस हो रहा था? इफेक्टिवनेस मिस हो रहा था। टाइम पर प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। अब टाइम पर डिलीवरी हो रही है लेकिन कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो इसको आपने यहाँ क्या करना है? डिफाइन करना विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो एग्जांपल सिंपल सा आप ले सकते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए एक पर्सन है। अगर इसको कोई टारगेट दिया जाए कि आपको जो है ना 500 यूनिट पर मंथ प्रोड्यूस करनी है, 500 यूनिट पर मंथ टाइम हमने साथ में लगा दिया, प्रोड्यूस करनी है एट द कॉस्ट ऑफ ₹40 पर यूनिट, 40 पर यूनिट के हिसाब से आपको प्रोड्यूस करनी है। और अगर वो इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करे 500 यूनिट को, लेकिन कॉस्ट जो है वो 50 पर यूनिट आ जाए, तो आप क्या कहेंगे कि ही इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। और अगर वो 500 यूनिट प्रोड्यूस कर दे और 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो आप इफेक्टिव भी कहेंगे उसे और एफिशिएंट भी कहेंगे। इज इट क्लियर? होप सो कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा एक क्वेश्चन पक्का 3 नंबर का आता है, ध्यान रखिएगा। आप नोट कर सकते हैं कि 3 से 4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन। आइए इसके साथ जो दिया गया है और वाला क्वेश्चन, उसको और डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चन क्या है? Achal purchased a food processing machine for 3,000 from Kajal Machinery Private Limited. She found that the machine was not working properly. Despite many complaints, the defect was not rectified by the काजल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो यहाँ पर आंचल ने क्या परचेज किया है? फूड प्रोसेसिंग मशीन खरीदी है 3,000 रुपए की। किससे? काजल मशीनरी से। और उसने पाया कि ये मशीनरी जो है प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है। उसने बहुत सारी कंप्लेंट भी की, लेकिन डिफेक्ट को रेक्टिफाइड नहीं किया गया। किसके द्वारा? काजल मशीनरी के द्वारा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए किस चैप्टर में से है? दैट इज रिलेटेड टू आवर चैप्टर कोपरा, COPRA, कोपरा। कोपरा स्टैंडिंग फॉर योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट 1986, राइट। 1986 से ये लिया गया है। अब क्योंकि ये एक्ट भी चेंज हो गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ बन तो सकता है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फिर भी ध्यान रखें, नाउ कोपरा एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड फ्रॉम 1986 टू 2019, और ऑल ओवर इंडिया ये अप्लाई है, क्योंकि जब से शेड्यूल खत्म हुआ है, धारा खत्म हुई है 370, तो उस धारा के अकॉर्डिंगली ये J&K में भी अब क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपसे पूछा जा सकता है कि J&K में क्या कोपरा एक्ट लगता है या नहीं लगता है? लगता है, राइट। तो यहाँ पर
कोपरा एक्ट में अगर बात की जाए तो हमें कुल मिलाकर 6 राइट्स दिए गए हैं। उन 6 राइट में से हमें एक राइट को यहाँ क्या करना है, आइडेंटिफाइड करना है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 3 राइट हमारे और बढ़ा दिए गए हैं 2019 में। तो फिलहाल हम बात करते हैं अपने 1986 के बारे में। तो यहाँ पर जो राइट वॉलेटेड हुआ वो क्या हुआ कि बार बार कंप्लेन कर रही है, वो बार बार जाके शिकायत कर रही है, लेकिन उसकी बात को नहीं सुना जा रहा। तो नहीं सुना जा रहा तो कौन सा राइट यहाँ रिवोक हुआ है, राइट टू हर्ड, राइट टू हर्ड, राइट टू हर्ड यहाँ क्या हुआ है, रिवोक हुआ है। आपको इसका मीनिंग बताना है, इसको डिफाइन करना है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके साथ साथ देखिए क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट दैट हैज बीन वॉयलेटेड। ये तो हो गया हमारा राइट टू हर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुजेस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म वेयर आंचल कैन फाइल हर कंप्लेंट। अब अमाउंट देखिए, सबसे पहले अमाउंट देखिए, अमाउंट कितनी है, 3000 रुपए। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 3 प्रकार की मशीनरी है। एक तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के नाम से जानी जाती है, एक हमारी जो है स्टेट फॉर्म या स्टेट कमीशन के नाम से जानी जाती है, एक जो है हमारी नेशनल कमीशन के नाम से जानी जाती है। और इन सब के ऊपर जो वर्कआउट करता है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट, राइट। क्या है वो, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल है, जिसकी जितने की लागत है, जिसको यहाँ डिफाइन किया जाता है, वो क्या है हमारा, बेसिकली वो है हमारा 20 लाख रुपए तक के मुकदमे। 20 लाख रुपए तक के मुकदमे हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में ले जाते हैं, इससे कम केवल के। और 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम, 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम के मुकदमे हम जो है कहाँ ले जाते हैं, स्टेट कमीशन में ले जाते हैं। और 1 करोड़ से ज्यादा, राइट, 1 करोड़ से ज्यादा के जो मुकदमे हैं वो कहाँ जाते हैं, नेशनल कमीशन में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में केवल हम उन मुकदमों को ले जा सकते हैं जिनकी जिनकी कॉस्ट जो है वो क्या है, 1 करोड़ से ज्यादा है, या जो जिनके क्लेम का अमाउंट वो 1 करोड़ से ज्यादा है, राइट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि वो किस एप्रोप्रिएट फॉर्म में कंबाइन जो ना अपनी फाइल को जो ना कंप्लेंट कर सकती है, तो किस में कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कर सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है, can she appeal to Supreme Court if she is not satisfied with the order of appropriate form? Give reason in support of your answer। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू के मुकदमे ले जाए जा सकते हैं। अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। एंड रीजन बीइंग मैंने आपको बता दिया है, बिकॉज द क्लेम अमाउंट इज लेस देन ₹1 करोड़। क्लियर। तो ये आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। नो डाउट हमने ऊपर पढ़ा था, ये एक ऐसी मार्केट होती है जो कि क्या करती है, फाइनेंशियल एसेट्स का क्रिएशन करती है और जहां पर इनको एक्सचेंज किया जाता है। क्रिएशन हम बेसिकली प्राइमरी मार्केट में करते हैं, एक्सचेंज हम सेकेंडरी मार्केट में करते हैं, राइट। इट हेल्प्स sorry, it helps to link the savers with the investors and directs available funds into their most productive investment opportunities. It also facilitates easy purchase and sale of financial assets through the stock exchange. आई होप ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर कौन सा हमारा, फाइनेंशियल मार्केट यूनिट 10, और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। द स्टॉक एक्सचेंज नॉट ओनली फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बट ऑल्सो एजुकेट पब्लिक अबाउट how their investment in financial market can yield good returns। ये सारे के सारे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हैं। और यहाँ क्वेश्चन भी हमें क्या दिया गया है, स्टेट 2 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय फाइनेंशियल मार्केट इन द अबव केस। तो 2 फंक्शन हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करने हैं, बताने। तो बहुत सारे फंक्शन है, ऊपर से कोई भी 2 फंक्शन निकालिए, जैसे वो फंड्स को जो है ना डायरेक्शन देता है, मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगाता है, उनको लिक्विडिटी की फैसिलिटी देता है ना, इस तरह के फंक्शन हम यहाँ लिख सकते हैं। एक्सप्लेन मोर functions of stock exchange other than those not stated in the above case। तो आपको इनके अलावा जो यहाँ पर और डिस्कशन जो ऊपर डिस्कस नहीं हुए हैं उनको यहाँ आपको बताना। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो क्या हो सकता है, जैसे सिक्योरिटीज के प्राइसिंग की बात नहीं हुई है या सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में बात नहीं हुई है, तो ये फंक्शन हम यहाँ पर और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन के लिए कि आप एक बार जो है फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस को अच्छे तरीके से रीड करें, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर से फंक्शंस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है
इसका और आज का हम अपना ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। बाकी जो 26 से लेकर 34 तक क्वेश्चन होंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा, टाटा मोटर्स लिमिटेड सेटअप its unit in Singur of West Bengal to manufacture small car Nano, and due to protest by local community and political opposition, it decided to relocate its plant to Sanand in Gujarat. This delayed the launching of model by about 6 months, and the finance manager has estimated the cost of rupees 100 crore to install plant machinery and rupees 10 crore for its working capital requirements. अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो इट इज ऑल्सो ए मल्टीडिसिप्लिनरी क्वेश्चन। मल्टीडिसिप्लिनरी क्वेश्चन का मतलब होता है जो क्वेश्चन 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर आपको दिया गया हो। देखिए यहाँ सबसे पहले बात हुई है कि टाटा मोटर्स ने एक यूनिट एस्टेब्लिश की है सिंगूर में और नैनो कार बनाना चाहती है, लेकिन पॉलिटिकल और लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी की वजह से, पॉलिटिकल अपोजिशन की वजह से उसने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया है, रीलोकेट कर दिया सिनंद में, इन गुजरात के अंदर, जिससे कि मॉडल 6 महीने एटलीस्ट क्या हो गया, लेट हो गया। फाइनेंस मैनेजर हैज एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ रुपीज 100 करोड़ टू इंस्टॉल प्लांट एंड मशीनरी एंड रुपीज 10 करोड़ फॉर इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो ये दोनों की दोनों बातें अगर देखी जाए तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, जहां पर हम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन के बारे में सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, राइट। तो ये हमारा बेसिकली 2 चैप्टर से मिलकर क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन हाईलाइटेड इन द अबव पैरा। तो फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में अगर बात की जाए तो कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है, देखिए फाइनेंशियल डिसीजन में पैसा लगाने के बारे में बात हो रही है, एक यूनिट एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात हो रही है। सीधी सीधी बात है, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसमें हम 2 प्रकार के डिसीजन लेते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर दोनों ही बातें हो रही हैं, तो उनको एक बड़ी अमाउंट की भी जरूरत है, 100 करोड़ की, छोटी अमाउंट की भी जरूरत है, तो वो इसका मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए। एक्सप्लेन गिविंग ए रीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, गिविंग ए रीजन व्हाई दीज डिसीजंस रिक्वायर लोट्स ऑफ क्वेश्चन। देखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन बड़े सावधानी पूर्वक लेने चाहिए, क्योंकि इनमें अगर एक बार पैसा लगा दिया तो ये रिवर्सेबल नहीं है, और हमारे पास क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं तो हमें अल्टरनेटिव को अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, जिससे ज्यादा बेनिफिट हो उस प्रकार का डिसीजन हमें लेना चाहिए, वहां पैसा लगाना चाहिए। अगर हम पैसा एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्योंकि रिवर्सेबल नहीं है तो हमें डेफिनेटली लॉस ही होगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक अ वेरियस क्वेश्चंस बाय टेकिंग दिस टाइप ऑफ डिसीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके अंदर क्या है, ये देखते हैं। As a finance manager, name and explain the market from where the funds can be arranged for both purposes। देखिए एक और चैप्टर इसमें इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है। अब क्या, पहला चैप्टर तो एक हमारा हम देखें तो पॉलिटिकल अपोजिशन की बात हुई है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड पार्ट आ गया। दूसरा अगर देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड बात है, क्योंकि डिसीजन के बारे में बात हो रही है। तीसरी बात देखें तो इन्होंने मार्केट के बारे में हमसे पूछ लिया है, तो फाइनेंशियल मार्केट का भी यहाँ क्वेश्चन उन्होंने रखा है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैपिटल मार्केट में जाएंगे, और अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम मनी मार्केट की तरफ मूव करेंगे, राइट। 2 प्रकार की मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए हम अपने क्वेश्चन को इतना ही रखते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 to 34, पार्ट 2। आज का इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो, समझ में आया, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास का लिंक शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।